और जैसे कि आप इंग्लिश ग्रामर से सभी लोग वाकिफ होंगे, इंग्लिश ग्रामर क्या है। और जो व्याकरण शब्द है, व्याकरण एक ऐसा वर्ड है, ये खुद ही अपने आप में सुधरा हुआ है। इससे ये पता लगता है किसी भी सेंटेंस को मेक करना, किसी भी सेंटेंस को बनाना, बनाया कैसे जाता है। हमारी हिंदी भाषा को, हमारी अंग्रेजी भाषा को या अन्य भाषाओं को सही तरीके से लिखना का तरीका कैसे है, उसे कैसे लिखना है, वो चीज़ हम ग्रामर से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख भी रहे हैं या ट्रांसलेशन सीख रहे हैं या कुछ आप ऐसे राइटिंग सीख रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें ये आना जरूरी है कि वाक्यों को बनाना कैसे है, वाक्यों के सब्जेक्ट कैसे पहचानने हैं, कि वाक्य में सब्जेक्ट किस प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो जब वाक्य लिखा हो उसमें ये भी कन्फर्म करना मुश्किल हो जाता है कि इसका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहाँ पर है। जब तक हम पहला ऑप्शन सब्जेक्ट का है, दूसरा ऑप्शन वर्ब का है और तीसरा ऑप्शन ऑब्जेक्ट का है, जब तक सब्जेक्ट नहीं ढूंढेंगे तो आप वाक्य की शुरुआत कैसे करोगे। तो वही आज हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? काम करने वाले को। आप बचपन से सुनते आते होंगे, कर्ता सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? कर्ता सब्जेक्ट होता है। काम करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी जानना है, काम करने वाला अगर नहीं दिया है, अगर वाक्यों में काम करने वाला नहीं दिया है लेकिन फिर भी उसके अंदर सब्जेक्ट है, लेकिन वो कौन है? जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं, जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं। कह रहे कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, या फिर वाक्य में जिसके विषय में बातचीत की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। ये सब हिंदी के जितने भी शब्द लिखे हैं मैंने, सब्जेक्ट के रूप में इन हिंदी शब्दों का प्रयोग, जैसे मैं, मैंने, मुझको, मुझे, मुझसे, ये शब्द हिंदी वाले हैं। हिंदी में अगर ये शब्द आपको सब्जेक्ट के जगह पर मिल जाएं, किसके जगह पर, तो आप उनकी इंग्लिश आई लिखेंगे। वैसे देखा होगा आपने, आप कहोगे सर मुझे की इंग्लिश तो मी होती है, मुझको की इंग्लिश मी होती है ना। लेकिन हम इनको सब्जेक्ट के रूप में कैसे पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट मैंने इनका दर्शा दिया यहाँ पर, मुझे, मुझको को ऑब्जेक्ट किस केस में और कब कहेंगे, सब्जेक्ट कब और किस टाइम कहेंगे। बात समझ में आ रही है? हम, हमने, हमें, हमको, वी, तुम, आप, आपने, आपको, तुमसे, यू, वह, उसने, उसे, उसको, उससे, ही, उसने, उसे, उसको, उससे, शी। देखो ही और शी यदि किसी पुरुष के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, वह का प्रयोग, उसने का प्रयोग, तो उस टाइम पे आप लगाएंगे ही। यदि किसी स्त्री के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग जाति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो उस टाइम आप यूज करेंगे शी। वे, वो, उन्हें, उनको, उनसे, तो इनका प्रयोग हो जाएगा दे। यानी कि कोई भी एक से ज्यादा, उसके लिए प्रयोग करेंगे दे का। यह इस समय के लिए, दिन के लिए, मौसम के लिए, किसी निर्जीव चीज के लिए आप प्रयोग करेंगे इट का। समय, कोई समय पूछ रहा है आपसे क्या टाइम हुआ है, आपने कहा सर 5 बज रहे हैं, तो आप उस टाइम बोलेंगे इट इज 5 o'clock। समझ गए नहीं? मौसम के लिए इट इज वेरी गुड वेदर टुडे, आज मौसम बहुत अच्छा है। क्लियर हो गया? द यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज, इन शब्दों का प्रयोग, जो आपके सामने दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग है, इनका प्रयोग कब करेंगे? ये प्रोनाउंस हैं। क्या हैं? जब हम प्रोनाउन के चैप्टर पढ़ेंगे, हैं तो ये सब प्रोनाउन ही, लेकिन वहां जाकर के ये क्लियर हो जाएगा कि प्रोनाउन कौन सा है, इस प्रोनाउन का नाम क्या है। यहां पर मैं आपको प्रोनाउन के रूप नहीं पढ़ा रहा हूं, इन शब्दों को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा रहा हूं। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। यह, इस, ये, कोई भी एक वचन हो, कोई भी एक वचन हो, और ये कोई भी बहुवचन हो, और ये भी कोई भी बहुवचन हो। क्लियर हो गया? सेम कंडीशन, जब ये मुझे, मुझको, जब ये दोनों शब्द मुझे, मुझको लास्ट में आ जाए, ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए, तब आप यूज करेंगे मी का। उसी तरीके से हमें, हमको ऑब्जेक्ट में आए, अस, आपको, तुमको ऑब्जेक्ट के रूप में आए, यू, उसे, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में आए, हिम, लड़कियों के लिए आए, तो हर, ज्यादा के लिए आए, तो देम। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा मैं इनके ऊपर आपको एग्जाम्पल दूंगा कि इन शब्दों का आप प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं। देखते रहिए, मैं यही बनाता हूं सेंटेंस, इनके सामने ही बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके। देखो, जैसे आप टेंस आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे,
उनके माध्यम से आप समझ जाएंगे। अगर टेंसेस किसी बच्चे को नहीं आते हैं तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, इनके ऊपर वीडियो चल रही है। अगली वीडियोज मेरी लगातार टेंसेस पे रहेंगी, आप कंटिन्यू फॉलो करें और टेंसेस को समझें। टेंसेस में भी जहां आपको प्रॉब्लम आती हो आप पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे भी जानकारी ले सकते हैं या वहां पर कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। देखते रहिए। अब ये शब्द आया मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। तो यहां पर अगला आदमी ये कह रहा है, दूसरा, मुझे जाना है, मुझे जाना है। और तीसरा क्या कह रहा है, मुझको पढ़ना है। क्या कह रहा है, मुझको पढ़ना है। तो देख लीजिए, मैं, मुझे, मुझको, ये तीनों शब्दों का प्रयोग मैंने सब्जेक्ट के रूप में किया है। किसके रूप में किया है? तो मैं जाता हूं, आई गो। मुझे जाना है, आई एम टू गो। और यहां भी सेम है, मुझको पढ़ना है, आई एम टू स्टडी। देखिए यहां पर हम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं कि इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग क्यों और कैसे हुआ है, सिर्फ हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट। सेम ऐसी है, हमें जाना है, वी आर टू गो। हमको पढ़ना है, वी आर टू रीड। हम जाते हैं, वी गो। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो जब इन शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तब आप यहां पर लिखेंगे। अगर यही शब्द ऑब्जेक्ट में होते, देखो ध्यान देना, ऑब्जेक्ट को बता दूं आपको, उसने मुझे बुलाया। तो यहां देखिए, बुलाया किसने आपको? उसने बुलाया। तो उसने बुलाया यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। बुलाने का काम कौन कर रहा है? वह, कोई, उसने। यहां पर काम करने वाला सब्जेक्ट होता ना, तो बुलाने वाला कौन है? उसने। तो यहां पर आ जाएगा ही। अगर ये कोई लड़की है तब आप यूज कर देंगे शी, ही। तो टेंस का ध्यान रखेंगे, काम बीत गया है, बुलाने वाली बात पहले हो गई है। तो ही और शी कॉल्ड, किसको बुलाया? मुझे। तो मुझे शब्द यहां पर लिखा था हमने, इसकी इंग्लिश आई थी आए, लेकिन ये अब मुझे शब्द देखो बच गया है, लास्ट में जा रहे हैं। अब यूज करेंगे आप मी, ही कॉल्ड मी। तो देखें, ध्यान देना, ये सब्जेक्ट के रूप बताए हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किस कंडीशन में और कब करेंगे। तो सबसे पहले आपका है दिस। क्या है? दिस। दिस का मतलब क्या पढ़ा आपने? यह या इस, यह या इस। तो पास क्या बोलेंगे? पास, लेकिन वो एक। ये पास और एक का मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति वस्तु स्थान, यदि कोई व्यक्ति वस्तु स्थान वो पास में हमें बताना हो, हम बोले यह लड़का, तो पास में हुआ ना। हमने बोला यह किताब, पास में हुई ना। तो जब पास की बात करेंगे किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर संकेत करते हुए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और हिंदी में बोलेंगे संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत करना ना, यह लड़का, वह लड़की। तो जब आपको वाक्य में ये वर्ड मिलेंगे ऐसे, यह लड़का, यह लड़की, यह आदमी, यह औरत, इस लड़के ने, इस लड़की ने, इस आदमी ने, इस दिन, ये लड़का। तो देख लीजिए, बिल्कुल अगर खाली अकेला लड़का होता तब आप बॉय लगाते, लेकिन साथ में आके वर्ड जोड़ रहे हैं यह। कौन सा शब्द जोड़ रहे हो? यह। जब ये इकट्ठा एक साथ आएगा तो इन सब की इंग्लिश आप ये लिखेंगे दिस बॉय। क्या लिखेंगे? दिस बॉय। यह लड़का पढ़ने जाता है, दिस बॉय गो टू स्टडी। अब यह लड़की, दिस गर्ल, और यह आदमी, दिस मैन, और यह औरत, और इस लड़के ने यह कार्य कर लिया है। बोल रहे हो ना, इस लड़के ने यह कार्य कर लिया है, इस लड़की ने अपना काम
नहीं किया है, इस लड़के ने, इस लड़की ने, इस यानी कि पास की ओर संकेत कर रहे हैं आप। दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस मैन, दिस डे, दिस बॉय। तो स्टूडेंट, जो ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि यह वह सबकी इंग्लिश लिख रहा हूँ, तो आप कभी भी जो नए चैप्टर हमारे चलेंगे उनमें अक्सर आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे इनके ऊपर। तो उस टाइम पे आपको ये दिक्कत आएगी, ढूंढे कहाँ पर। चाहे तो आप वीडियो को सेव करके रख लें, चाहे फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, या साथ साथ अपनी कॉपी पे आप लिख के रख सकते हैं, ताकि सेंटेंस बनाते समय आपको इन शब्दों को खोजने में दिक्कत ना आए। क्लियर हो गया दिस का यूज। तो नेक्स्ट आपका है दैट। क्या है? दैट मीन्स क्या है? वह या उस। तो इसका प्रयोग दूर, दूर हो लेकिन वो कितने हो? एक हो। कितने हो? दूर हो लेकिन वो एक हो। कोई भी, किसी की ओर भी इशारा कर रहे हैं। मैंने बोला वह लड़का, वह लड़की, वह आदमी, वह औरत, उस दिन बोल रहे हैं ना। तो उस केसेस में आप प्रयोग करेंगे दैट का। किसका प्रयोग करेंगे? जैसे देख ले एग्जांपल, वह लड़का, वह लड़की, वह आदमी, वह औरत, वह किताब, उस लड़के ने, उस लड़के ने, उस लड़की ने। तो देखिए इन सब के लिए यूज हुआ है, दूर की ओर इशारा कर रहे हैं आप। दैट, दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट मैन, दैट वुमेन, दैट बुक, दैट बॉय, दैट गर्ल। देखें उस लड़की ने अपना कार्य कर लिया है, तो आ रहा है ना, दैट गर्ल हैज डन हर वर्क। उस लड़के ने मुझे नहीं बुलाया है, उस लड़के ने मुझे नहीं बुलाया है। तो दैट बॉय हैजंट कॉल्ड मी, उस लड़के ने मुझे नहीं बुलाया। यहाँ पर टेंसेस नहीं चल रहे हैं कि आपको ये लग रहा होगा कि कौन से टेंस में सर बात कर गए, कोई बात नहीं। सिर्फ इनका यूज पढ़ेंगे, जब टेंस आपके पढ़ाए जाएंगे वहां पर आप इनका यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये दूर के लिए, जब आप दूर की बात कर रहे थे तो दैट का प्रयोग, जब आप पास की बात कर रहे थे तो दिस का प्रयोग। दूर और पास का याद रखेंगे आप, इसको संकेतवाचक सर्वनाम और इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर होगा सबको? दीज, ये या इन, ये या इन। ये लड़के, ये लड़कियां, ये आदमी, इन लड़कों ने, इन आदमियों ने, इन दिनों, इन औरतों ने। तो जब ये शब्द सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, ये लड़के अपना कार्य स्वयं करते हैं, ये लड़कियां अपना कार्य स्वयं करती हैं। हिंदी समझ रहे हो ना? ये लड़के, ये लड़कियां बोल रहा हूं, तो उनके लिए आप प्रयोग करेंगे पास के लिए। काय के लिए? पास। क्या शर्त है यहां पर? वो पास हो लेकिन वो एक से ज्यादा हो, यानी कि वो एक वचन के लिए था, ये बहुवचन के लिए है, यानी कि वो सिंगुलर के लिए था और ये प्लूरल के लिए है। तो दीज,
these boys, these girls, these men, these boys, these men, these days, हम इन दिनों वहां पर थे, these days, these women। क्लियर है स्टूडेंट? पास के लिए लेकिन वो एक से ज्यादा हो, पास हो लेकिन वो एक से ज्यादा हो, तब आप यूज करेंगे these का। नेक्स्ट है आपका those। क्या है? those, this, that, these, those। ये दूर हो लेकिन वो एक से ज्यादा हो, ठीक है। वे लड़के, वे लड़कियां, वे आदमी, उन लड़कों ने, उन आदमियों ने, उन दिनों, those boys, those girls, those men, those boys, those men, those days। तो ये होगा प्लूरल, यानी कि एक से ज़्यादा के लिए। अब आपको क्लियर हो गया सब्जेक्ट के रूप में किस किस का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। इस प्रकार नाउन और बहुत सारे हैं, यही ख़त्म नहीं हो गए। ये सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन बहुत सारे प्रकार के हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल आपको यूज बताया है, दिस, दैट, दिस, दोज, और आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट की जानकारी मिल गई। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके विषय में हम बात करते हैं या काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। या फिर देखो, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके विषय में हम बात करते हैं। कभी कभी वाक्यों में ऐसा भी होता है कि काम करने वाला नहीं दिया होता है, काम करने वाला, तब उसमें सब्जेक्ट पहचानना आपके लिए मुश्किल है। कैसे पहचानोगे कि अब काम करने वाला तो कोई है नहीं, सब्जेक्ट कैसे पहचानना है? मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं सब्जेक्ट के ऊपर। राम पढ़ता है, तो पढ़ता कौन है? राम। साफ साफ दिख रहा है, काम करने वाला राम है, राम। रीड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, और आप कंफ्यूज ना हों कि बार बार सोचें कि एसोरियस कहाँ लगाना है। ये क्लियर बात आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करी जाएगी, एसोरियस कब और कहाँ लगाना है। राम पढ़ता है, खाना बनाया जाता है। तो स्टूडेंट देखें, अब आप ये नहीं सोचेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, किस टेंस में बनेगा, कहाँ बनेगा। आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो खाना बनाया जाता है, कौन खाना बना रहा है? खाना बनाने वाले का जिक्र नहीं हुआ यहाँ, खाना बनाने वाले का नाम यहाँ नहीं है। तो हमने सब्जेक्ट में शुरू में क्या पढ़ा है? काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, या फिर जिसके विषय में हम बात करते हैं। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? खाने के बारे में। तो सिंपल सी बात है, आपका खाना यहाँ सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? खाना। तो आपने खाने को बनाया सब्जेक्ट,
द फूड, तो ये पैसिव वॉइस है, द फूड इज मेड या प्रिपेयर्ड, फूड इज मेड या प्रिपेयर्ड। हमने कहा कपड़े यहां बिकते हैं, क्या बिकता है? कपड़े, कपड़े यहां बिकते हैं, तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे आप लोग। कपड़े यहां बिकते हैं, तो बिकता क्या है? कपड़े। बेचने वाले का नाम, अब आप काम करने वाले ढूंढोगे ना, क्योंकि आपने तो कर्ता पढ़ा है कि जो कर्ता होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहां पर कर्ता कोई दिया नहीं है, यहां पर कोई कर्ता नहीं दिया है, तब आप सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे? फिर दूसरी वाली परिभाषा पे आप जाएंगे जिसके विषय में हम बात करते हैं। तो किसके बारे में आप बात कर रहे हो? कपड़ों के बारे में। द क्लोथ्स आर सोल्ड हियर, ये रहा आपका सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? क्लियर है? तो नेक्स्ट आपका चलाएंगे हम वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया, ये सबने पढ़ा है, क्रिया। अब पहचानोगे कैसे कि वाक्यों में आई हुई वर्ब कौन सी है? वाक्यों में आई हुई वर्ब कौन सी है, पहचान इसकी जरूरी है, ठीक है? इससे पता चलता है कि, क्या पता चलेगा आपको? इससे पता चलता है कि कार्य हो रहा है या फिर नहीं। ये कौन बताएगा आपको कि काम हो रहा है या नहीं? वर्ब। किससे साबित होगा? वर्ब से ये पता लग जाएगा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर? तो पहचान, ये पहचान ही है इसकी, इससे पता चलता है काम हो रहा है या नहीं। लेकिन एक अलग पहचान मैं आपको बता दूं, वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में ना, ने, नी शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं? ना, ने, नी शब्द आएंगे वर्ब के लास्ट में। कौन से शब्द आएंगे? या भाव, या भाव निकलता है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे भाव क्या होता है? भाव निकलता है, भाव मैंने वो ना, ने, नी वाला अर्थ निकलेगा, ना, ने, नी वाला अर्थ निकलेगा। देखो जाना, जाना ना आ रहा है, पढ़ना ना आ रहा है, खेलना ना आ रहा है, सोना, ये तो आप साफ साफ दिख रहा है ना आ रहा है, लेकिन हमें भाव निकालना है। क्या निकालना है? भाव। सर जी उसने मुझे यह किताब दी। अब बोलोगे सर यहां तो ना नहीं आ रहा है, यहां तो ना नहीं आ रहा है, उसने मुझे किताब दी, दी शब्द आ रहा है। तो किताब दी का मतलब उसका देना, किताब का देना। मैंने उससे किताब ली, तो यानी कि मैंने उससे किताब ली, तो यानी कि किताब का लेना। देखो ना आ रहा है, भावार्थ निकल गया। मैं 5 बजे उठा, यहां तो ठा रहा है, यहां क्या आ रहा है? ठा आ रहा है, तो यहां ना तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम लिख चुके हैं पहले से कि वर्ब का भाव निकलता है। क्या निकलता है? भाव। तो उठा इट मीन्स उठना, तो पता लग गया सबको, ये सारी वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वर्ब की पहचान बताइए मैंने आपको। क्या बताया? वर्ब की पहचान। कैसे पहचानोगे ये वर्ब है? क्लियर है? तो हम पहले की वीडियो बना चुके हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा वर्ब को एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं इसमें भी कर रहा हूँ, कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा आपका। तो वर्ब है कितने प्रकार की आप तो ये जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये तो पढ़ा ही आपने, सबने पढ़ रखा है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये पढ़ा सबने। लेकिन क्रिया के रूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रिया के रूप, वर्ब के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार की वर्ब है। तो हम पढ़ते हैं बी, फर्स्ट है आपकी बी, और सेकंड है आपकी डू, और थर्ड है आपकी हैव।
इनका अर्थ अपनी अपनी जगह है। बी मीन्स होना, डू मीन्स करना, और हैव मीन्स रखना या रखता, रखना या रखता। लेकिन इन क्रिया के आगे रूप हैं अपने अपने। बी के कुछ रूप है, डू के भी रूप है और हैव के भी रूप हैं, और उनका प्रयोग हम कब और कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। बी का मतलब समझ गए, होना। बी का मतलब क्या समझा आपने, होना। तो इसके रूप है हूं, हिंदी का रूप है इसका, हिंदी का हूं, है, था, थे, थी, गा, गे, गी, ये इसके हिंदी के रूप हैं। और अब इसी बी के इंग्लिश के रूप भी हैं। तो हूं इसका रूप हो जाएगा आपका एम, और हैं के लिए आप लगाएंगे इज, और हैं के लिए लगाएंगे आर, और था के लिए लगाएंगे आप वास, थे के लिए वर, और थी कोई भी हो सकता है, उसके लिए भी एक वचन है तो वास, बहुवचन है तो वर। गा के लिए विल, और इस या शैल, दोनों के लिए विल शैल। अब देखो यहां पर विल शैल यूज किया है मैंने, गा गे गी की इंग्लिश। किसकी इंग्लिश, गा गे गी की इंग्लिश क्या यूज करी है हमने, विल शैल। तो आप कहेंगे सर बी लगा होता है साथ में, क्या लगा होता है, बी लगा ना, विल बी, शैल बी, है ना। तो यहां पर आपके क्वेश्चन है कि सर फिर बी कहां से आता है, बी क्यों लगाते हैं ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने ये पढ़ा होगा कि विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर हो गया। अब इस विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम सेंटेंस के अनुसार या टेंस के अनुसार। टेंस कौन सा है, अगर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है या वो आम सेंटेंस है, हम वहां होंगे विल बी शैल बी। बी का प्रयोग कब कब करेंगे, बी, यहां पर हमने बी लगा दिया, बी यहां लगा दिया बी। विल शैल के बाद बी क्यों लगाया था, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा है कि विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी फॉर्म नहीं होती उस टाइम पे, फिर हम बी की हेल्प लेते हैं। क्या लेते हैं, इस बी को उठा के यहाँ लगाते हैं, तो ये बन जाता है विल बी शैल बी। अब देखो सेंटेंस के रूप में देखें, जैसे देखो ही डैश डैश गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। यस्टरडे, अब देखो यहाँ ब्रैकेट में मैं बी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, डू लिख रहा हूँ और हैव लिख रहा हूँ। आपको इनमें से कोई वर्ब भरनी है, कोई भी वर्ब आप इनमें से फिल करोगे तो आप टेंस पहचानोगे, पहले टेंस पहचानोगे तभी वर्ब भरोगे आप। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब आपको ध्यान देना, ही फिल इन द ब्लैंक्स डैश है, गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। अब यस्टरडे मैंने क्या होता है, यस्टरडे मैंने क्या होता है, बीता हुआ कल। अब बीता हुआ कल की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, कल की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो बीते हुए समय की बात यहाँ होती है था थे थी में। वर्तमान में ये चलता है, भूतकाल में ये और भविष्य में ये। आपने टाइमिंग वर्ड को पकड़ा, टाइम से आपको पता लगा कि इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब आनी चाहिए। अब देखो बी लिखा है, डू लिखा है, हैव लिखा है, बी लिखा है, डू लिखा है और हैव लिखा है। तब आप उसमें बी तो लगा नहीं सकते, डू भी नहीं लगा सकते, हैव भी नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ज़्यादातर बहुत सारे कोई कुछ तो बैठे होंगे जो तुक्का लगा के आने वाले हैं कि तुक्का लगा दो, बी भर दो, चलो सही जाएगा मेरा। लेकिन बी भर तो दिया आपने। हाँ, अगर आपको बी की वर्ब पता है कि बी की वर्ब सारी आपको क्लियर हैं, तो आप बी की वर्ब को उठाएंगे, यस्टरडे समय को देखेंगे, बात भूतकाल की है, तो आपने बी की वर्ब यहाँ लगा दी वॉज। क्लियर हो गया। ठीक, अगर यहाँ पर समय होता टुमारो, यानी कि आने वाला कल, क्या होता समय। अब आपने सेंटेंस को समय से पहचाना है, कैसे पहचाना है, समय से। तो समय का एक है आने वाला समय, आने वाले समय के लिए आपने बी की फॉर्म पकड़ी, कौन सी मैंने बताई ना अभी, विल। तो गागेगी की इंग्लिश क्या हो गई, विल, ही विल। तो अब यहाँ पर कोई वर्ब आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि विल साथ में लिखा रहता लेकिन ब्रैकेट में वहाँ रहता बी, क्या रहता, बी रहता। तो आप कौन सा लगाते हैं वहाँ पर, बी।
ही विल बी। क्यों कि यहाँ पर बात काय की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, ये बी की वर्ब होगी। क्लियर है? इसी प्रकार आपका दूसरी फॉर्म डू, कौन सी है? डू को ध्यान दें, डू, डू मीन्स क्या बताया मैंने? मेन वर्ब के रूप में। किसके रूप में? ये मुख्य क्रिया है, क्या है? मेन वर्ब डू। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है सबने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है आपने? क्लियर है सबको? और अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा सारे टेंसेस को, वहाँ जा कर के आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ोगे। अभी करा नहीं है, आगे जाके वीडियो बनती रहेंगी, आप उसमें पढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्लास है, पहले दिन वाली क्लास को आप इस तरीके से सारा समझेंगे और इनका विस्तार, टेंसों का विस्तार वहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, बी, डू और हैव, क्रिया तो तीन हैं, इनका रूप हम कब कब यूज़ करते हैं। तो देखें, इस डू को लिया हमने, लगा दिया इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, और उसमें आप ये जानते हैं सिंगुलर के साथ एस और एस आता है, क्या आता है? और प्लूरल के साथ क्या आता है? खाली फर्स्ट फॉर्म आती है। आपने इस डू को लिया, इसमें आपने जोड़ दिया ई एस, तो ये आपका बन गया डज। क्या बन गया? डज। और बहुवचन को देखते हुए इस डू को लिया आपने, इसमें कुछ नहीं ऐड किया क्योंकि बहुवचन में एस और एस नहीं आता है, तो ये सिंपल डू का डू ही रह गया। और नेगेटिव में जाके दोनों के साथ आपने नॉट लगा दिया, अब ये बन गया डू नॉट, डज नॉट। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फिर इसी वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ यहाँ पर अलग अलग नहीं लगाते हैं, डू डज नहीं, खाली सेकंड फॉर्म लगाते हैं। उसी सेकंड फॉर्म को देखते हुए हमने इसकी डुप्लीकेट फॉर्म लगा दी डू की, डिड, तो ये आपका बन गया डिड नॉट। क्या बन गया? सॉरी, डिड नॉट। क्या बन गया? डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। तो वहाँ पर टेंसों में जाके ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? हेल्पिंग वर्ब का। क्लियर हो गया? ये डू की फॉर्म है टेंस के अनुसार। वहाँ जाकर मैं बताऊंगा द सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस का नियम, जिसे कहते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है। जब सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब एस और एस वाली आएगी। हमें हेल्पिंग वर्ब का क्यों सहारा लेना पड़ा? बात समझ गए नहीं? देखो ध्यान देना, वह सिद्ध कर दूं, वह पढ़ने नहीं जाता है। अभी आ गया, अभी नहीं शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। ही नॉट गोज टू स्टडी। कभी ऐसा वाक्य देखा आपने? ही नॉट गोज टू स्टडी, इसका मतलब गलत है। क्या है? गलत है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का रूप क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद वर्ब में क्या लगाओ? एस और एस लगाओ। ठीक है? तो वाक्य नेगेटिव है, नॉट के बाद वर्ब आएगी नहीं, और नोट जो आएगा वर्ब के बाद आएगा। नोट कहाँ आएगा? वर्ब के बाद आएगा। चलो वर्ब लगा के देख लेते हैं। ये हुई हमारी वर्ब। अगर वर्ब के बाद लगाते हैं ही गोज नॉट टू स्कूल, नॉट टू स्टडी, तो देख लो ये भी वाक्य आपने कभी नहीं देखा, गलत होगा। ही गोज नॉट टू, ऐसा होता कहीं? ऐसा नहीं होता है। ही गोज नॉट टू स्टडी नहीं होता है। तो अब आप क्या करेंगे? आपने लिया ही को, ही लेके अब आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तीन क्रियाएं हैं, एक बी है, एक डू है और एक हैव है। कितनी क्रियाएं? तीन। तो मेरा हक है इन तीनों में से मैं किसी एक की हेल्प ले सकता हूँ। अगर मैं बी की हेल्प लूँगा तो बी में एस और एस लगता नहीं, बीज नहीं होता। हैव में लगाऊंगा तो वो हैज़ बन जाएगा, और हैज़ के बाद आएगी थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास कौन सी वर्ब बची? खाली डू बची। कौन सी बची? डू। हमने डू को पकड़ा, डू की ली हेल्प, इस डू को लिया, अब इसमें लगा दिया हमने एस और एस, तो ये बन गया डज। क्या बन गया? डज। हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार क्लियर? ही डज। लेकिन हाँ, अब उसके बाद हमारा नॉट है, ही डज नॉट। यहाँ तक क्लियर हो गया? बोला ना मैंने कि नॉट आएगा वर्ब के बाद। तो वो वर्ब कौन सी ली हमने? डू। डू ने हमारी हेल्प की, कहाँ तक पहुँचने के लिए? मेन वर्ब तक। कहाँ तक जाने के लिए? मेन वर्ब। अब इस वाक्य की मेन वर्ब है जाना। कौन सी वर्ब है? जाना। ही डज नॉट गो। देखें, जब एक बार वर्ब में एस और एस लग गया है तो दोबारा वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा। ही डज नॉट गो टू स्टडी।
ऐसे अगले टेंसों में इन वर्ब के यूज़ होंगे, हम वहाँ आपको बताएंगे। अब आपकी तीसरी फॉर्म बच गई है, कौन सी बची है? समझ में आ गया होगा सब स्टूडेंट को। हैव का मेन वर्ब के रूप में यूज़ है रखना। क्या है? रखना या रखता। आप कहते हैं ना मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, उसके पास पैसे हैं, ही हैज़ मनी। समझ गए नहीं? किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में। किसके रूप में? मेन वर्ब। अब देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो इसमें एक प्रेजेंट है, दूसरा परफेक्ट है। हर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है और हर प्रेजेंट में इज, एम, आर, और यस वगैरह आता है। प्रेजेंट आपको सबको पता है, लेकिन मैं वो टेंस नहीं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अब लेते हैं प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। जैसे देखो इस हैव को हमने लिया, ठीक, और ये प्रेजेंट दे रखा। क्या दे रखा है? प्रेजेंट। इस प्रेजेंट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद परफेक्ट में जाएंगे। इस प्रेजेंट को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? परफेक्ट में जाएंगे। इस प्रेजेंट को साबित करने के लिए हमें एक वर्ब का सहारा लेना है। वो कौन सी वर्ब है पता है? हैव। कौन सी फॉर्म है? हैव। डू में एस और यस लगा देंगे तो डज बन जाता है, और डज के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती। बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, बीन के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है। क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस बन जाता है। हमारे पास एक वर्ब बचती है, वो हैव। कौन सी बचती है? हैव। तो हम उस हैव में क्या लगा देते हैं? या लगाएं आप एस या लगाएं ई एस। तो ई एस तो लगेगा नहीं, इसमें क्या लगेगा फिर? HAVE। आपने लगाया हैव्स। क्या बन गया ये? हैव्स। तो हैव्स को शॉर्ट भाषा में हम हैव्स नहीं बोलते हैं, आप बोल देंगे इसे हैज़। क्लियर हो गया? तो सेम प्रेजेंट में आपने पहले भी पढ़ रखा है कि सिंगुलर में एस और यस आता है, हमने वो सिंगुलर साबित कर दिया। लेकिन अब प्लूरल में जो होता है खाली फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और यस नहीं लगता है, तो हमने इस हैव को हैव ही रहने दिया। क्या रहने दिया? हैव ही रहने दिया। क्लियर हो गया? अब इन दोनों के बाद आप अगर नॉट लगाएंगे तो सही है, नॉट नहीं लगाएंगे तो परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का प्रयोग होता ही है। अब इसके बाद आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तब ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, मैंने यह कार्य कर लिया है। देखो कर लिया, लिया शब्द आ रहा है, कर लिया है, पहले किया है ना, भूतकाल साबित हो रहा नहीं हो रहा, परफेक्ट हो रहा, पहले कर लिया। लेकिन कब किया है? एक शब्द है आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? वो है ही वर्तमान है क्या है? वर्तमान। तो आए, आपके सामने पहले प्रेजेंट आ रहा है, इस प्रेजेंट को हमने कैसे न कैसे बाहर निकालना है पहले। अब आए के साथ वर्ब में एस और यस नहीं लगता। अगर आप आई में डू लगाएंगे तब भी थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, बीन लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो दूसरा रूप बन रहा है। तब हमारे पास एक वर्ब बचती है हैव। तो क्लियर हो गया? आए बहुवचन है, हमने उस हैव को लिया आई हैव। क्लियर हो गया? अब आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेंस की, परफेक्ट की, आई हैव डन दिस वर्क। अगर यहाँ पर मैंने की जगह होता उसने, क्या होता? उसने यह कार्य कर लिया है, तब ये सिंगुलर हो जाता ही। क्या हो जाता? ही। अब ही के साथ आपको पता है कि सिंगुलर है, प्रेजेंट साथ में है। जब प्रेजेंट में एस और यस लगाएंगे कब? जब कोई सिंगुलर वचन होगा। क्लियर है ना? जब सिंगुलर होगा तो एस और यस आएगा। अब यहाँ पर ही सिंगुलर है। अब उस सिंगुलर को देखते हुए आपने उस हैव को लिया, बता चुका हूँ पहले मैं, उस हैव में आपने एस और यस यूज़ किया, वो बन गया हैव्स, हैव से बना हैज़। उसी को पकड़ के आपने लगाया ही हैज़। क्या बन गया? ही हैज़ डन दिस वर्क। क्लियर है सब बच्चों को? ये क्रिया के तीन रूप थे, बी, डू और हैव। ज़रूरत पड़ने पर हम सारे टेंसेस में इनका यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ज़रूरत पड़ने पर कहीं ना कहीं हम इनको मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया सबको? ये वर्ब थी। पहले हमने सारे सब्जेक्ट पढ़े,
अब देखें, आप पीछे पढ़ के आए हैं आए, क्या पढ़ के आए हैं आए। अब वो सब आपका मैं था, मैंने था, इन शब्दों को आपने पढ़ा। अब ये पढ़ेंगे कि जब कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति कहता है कि ये मेरा है, कोई भी मेरा, यानी कि उसके ऊपर अपना अधिकार साबित करता है। क्या साबित करता है? अधिकार। आपने कहा ये पेन मेरा है, क्या बोला आपने? ये पेन मेरा है, या मैंने अपना काम कर लिया है। समझ नहीं आ रहा? अब जब मैं और मैंने के साथ एक वर्ड आपका नया आ जाएगा, अपना। क्या आ जाएगा? अपना। अपना तो ये माने कि तुम्हारे काम पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम्हारे काम पर किसका अधिकार है? मैंने अपना काम किया है, तो उस टाइम आप अपने की इंग्लिश लगाएंगे माई। मैं, मैंने। अब आ गया हम, क्या आ गया? वी। हम, हमने, तो इसके लिए अपना आएगा, क्या आएगा? हम, हमने अपना काम किया, हमने अपना, तो इसके लिए क्या आएगा? अवर। क्या आएगा? अवर। क्या आएगा? अवर का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर कोई लड़का या कोई पुरुष या कोई एक वचन या किसी का नाम, समझ रहा नहीं, या किसी का नाम, तो ये आ गया आपका ही, या किसी भी इंसान का नाम, चाहे वो कोई सिंगुलर हो। अगर वो लोग यूज़ कर रहे हैं हम अपना, वह अपना, राम अपना, लड़का अपना काम करता है, राम अपना काम करता है, उसने अपना काम कर लिया है, इन शब्द के लिए आपने अपना यूज़ किया है, तब आप यूज़ करेंगे हिज। क्या यूज़ करेंगे? हिज। सेम अगर यहाँ पर कोई ये लड़की होती शी, या किसी लड़की का नाम होता, या कोई वो लड़की सिंगुलर करके साबित होती, तब उसके लिए आता अपना। क्या आता? अपना। तो आप यूज़ करते हर। भाई उसने अपना काम कर लिया है, हर वर्ग। सीता ने अपना काम कर लिया है, हर वर्ग। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हम अपना पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अपना शब्द। सेम है आपका वे। क्या बोलेंगे? वे। दे मीन्स वे, पीछे सब लिखा हुआ है, इनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है। वे, या कोई भी बहुवचन हो, कोई भी बहुवचन हो, इन सब के लिए जब अपना शब्द आएगा, क्या आएगा? अपना शब्द आएगा। देखो, उन्होंने अपना काम कर लिया है, वे अपना काम करते हैं। क्लियर हो रहा सबके? तो इनके लिए आप यूज़ करेंगे देयर। देयर क्या यूज़ करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आई के साथ माय, वी के साथ अवर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, दे के साथ देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक, एक टॉपिक रह गया, वही बता दूं मैं आपको। जब इन सब के साथ आप एक नया शब्द और जोड़ देते हैं, स्वयं। क्या जोड़ देते हैं? स्वयं। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। आपका सेंटेंस अब क्या है? अपना भी है और साथ में स्वयं भी है। अब आप स्वयं की इंग्लिश लिखेंगे माई सेल्फ। क्या लगाएंगे? माई सेल्फ। और इसके लिए भी स्वयं। अवर सेल्व्स, और ये लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए स्वयं। हिमसेल्फ, और लड़कियों के लिए और स्त्रियों के लिए स्वयं। हर सेल्फ, और एक से ज़्यादा के लिए उन्होंने अपना काम स्वयं किया या स्वयं करते हैं। इनके लिए जब स्वयं शब्द आएगा, themselves। क्लियर हो गया? सॉरी, यहाँ पर ये आप वर्ड लिखा है, इसके लिए अवर आएगा, तुम रह गया। कौन सा रह गया है? तुम। अगर आपका है यू, क्या है? यू मीन्स तुम। यू मैंने तुम, या फिर आपने, इसके लिए भी अपना आएगा। क्या आएगा? तुम अपना कार्य स्वयं करते हो, तो यू के साथ आता है योर। क्या आता है? योर। अगर इसके संग आएगा स्वयं, ध्यान देना बहुत, तुम के साथ क्या आएगा? स्वयं। तुम अपना कार्य स्वयं करते हो, तुमने अपना कार्य स्वयं किया। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? तो योर सेल्व्स और योर सेल्फ, ये अधिक के लिए। किसके लिए? अधिक के लिए, और ये एक के लिए। देखो ऐसे कैसे है। आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने कहा तुम अपना कार्य स्वयं करते हो, खाली तुमको ही बोल रहा हूँ, तब मैं यूज़ करूँगा यू डू योर वर्क योर सेल्फ। ऐसे मैं कॉमनली बोल रहा हूँ, तुम अपना कार्य स्वयं करते हो। तुम में कितने लोग हैं पता नहीं है, वो बहुवचन है। वो क्या है? वो बहुवचन है। मुझे नहीं पता कि तुम कितने हो। वहाँ पर हम राइटिंग में और स्पीकिंग में बोलेंगे
यू आर डूइंग योर वर्क योर सेल्व्स, किसका यूज़ करेंगे? योर सेल्व्स। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? एक हमारे सब्जेक्ट में हमेशा रहता है, वो भी लिख दूं मैं। इतना क्लियर है सबको? किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर सकता है, अगर किसी बच्चे को नोट करना है नोट भी कर सकता है। क्लियर है? मोहन का भाई, क्या लिख दिया मैंने यहाँ? मोहन का भाई। अब इसमें दो लोग हैं, एक कौन है? मोहन, एक कौन है? और दूसरा कौन है? भाई। दो लोग हैं ना, मोहन भी है और भाई भी है। यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट कौन है? बोला जिसके विषय में हम बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप किसके बारे में बात कर रहे हो? भाई के बारे में। तो भाई सब्जेक्ट है, भाई कौन है? सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो मालिक कौन है उसका? फिर मोहन है ना, तो हम मोहन को रखेंगे पहले इस का की इंग्लिश। सबसे पहले आपने लिखा मोहन, मोहन, यहाँ छोटा सा कॉमा लगाया, ये इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफिक एस। ये आगे डिटेल में बताएंगे एपोस्ट्रोफिक एस का यूज़ कब करते हैं, कहाँ करते हैं। सिर्फ मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा था। क्या बता रहा था? सब्जेक्ट। मोहन्स ब्रदर, मोहन्स ब्रदर, सीता का भाई। ये अधिकार वाला बताया ना आपने, उसका अपना, मोहन का भाई। तो सीता, सीतास ब्रदर। अब तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई पे किसका अधिकार होगा? तुम्हारा ही होगा ना। अभी पीछे बताया है, हमारा, तुम्हारा, अपना, मेरा, वो आया ना। यानी कि किसका भाई? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। मेरा भाई, माय ब्रदर। उसका भाई, हिज ब्रदर। उस लड़की का भाई, हर ब्रदर। क्लियर हो गया सबको? बाकी सिंगुलर प्लूरल आपको पहले से पता है। सिंगुलर मैंने कोई भी एक और प्लूरल मैंने कोई भी एक से ज़्यादा। और सभी स्टूडेंट, ये फर्स्ट लेक्चर रहता है हमारी क्लास का, जिसमें हम ऑल ओवर सब्जेक्ट, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग और वर्ब को एक्सप्लेनेशन किया है। सब बच्चे पहले वाले चैप्टर को देखें, देखने के बाद अगले चैप्टर तब आपके समझ में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सेंटेंस हो, सारे सेंटेंसों में लगभग इन सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। और अगर आपको वहाँ कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे बच्चों को ये रहेगा वे लड़के पढ़ने जाते हैं, अब बच्चे वहाँ दे लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दे बॉयज़। नहीं, देखो वे भी है और साथ में लड़के भी है। अब वे एक प्रोनाउन है, लड़के एक नाउन है। जब दोनों इकट्ठे एक साथ आए हैं तो वहाँ हो जाएगा दोज बॉयज़। क्या बोलेंगे? वे लड़के पढ़ने जाते हैं, दोज बॉयज़। क्लियर है? ये लड़कियाँ अपना काम करती हैं, दीज गर्ल्स। अगर खाली लड़के होता तो बॉयज़ आता, खाली लड़कियाँ होता तो गर्ल्स आता। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप समझ लें, नोट कर लें। और धन्यवाद सब बच्चों को देखने के लिए। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आती है, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर हमारा उसमें है और ज़्यादा मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। पर्सनली भी आप टॉकिंग कर सकते हैं किसी विषय पे। हो सकता है कि वो वीडियो अभी अपलोड ना करी हो जो आप जानना चाहते हैं। आप अपने मैटर को जानने के लिए बिल्कुल व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। नंबर आप लिख सकते हैं 98 375 48 909। थैंक्स।